one thing which is specific heat capacity. Specific heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या हमने थर्मल कैपेसिटी को भी डिस्कस किया था? यस सर। ओके ठीक, जिसको हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, थर्मल हीट कैपेसिटी। थर्मल हीट कैपेसिटी, ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ओके ठीक है। नाउ तो जरा जल्दी से बता दे मुझे, जस्ट रिवाइज व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज थर्मल हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और थर्मल हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? यस टेल मी व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Heat needed to change temperature of 1 kg by 1 degree Celsius. ओके एग्जैक्टली, किसी भी ऑफ कोर्स किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेंपरेचर रेज करने में जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हिच वी डिफाइन एज C is equal to total heat upon total mass into delta T, जिसको आप Q is equal to MC delta T। अब ये बताइए कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड? एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लास्टिक है, कोल है, व्हाटएवर इट इज। दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर ओके, टेम्परेचर के साथ हमने क्या देखा था, व्हाट हैपेंस विद द टेम्परेचर? More temperature, more specific Of heat course, and low temperature, low specific ऑफ कोर्स जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएंगे द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो व्हाट डू मीन? इट विल बी heated faster, or it will be temperature will change faster or slower? Faster. ओहो उल्टा देखिए, C का रिलेशन, see you can see there specific heat capacity is equal to Q upon M delta T। तो specific heat capacity is inversely proportional to the temperature rise। ज्यादा specific heat capacity होगा तो heating और cooling slower होगी। more specific heat delta T will be less, the heating और cooling will be slower। अच्छा, इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं कूलेंट के लिए। कूलेंट यस, किसी अगर लिक्विड को या किसी सब्सटेंस को आपको कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है तो व्हाट प्रॉपर्टी इट शुड हैव मोर स्पेसिफिक हीट और लेस स्पेसिफिक हीट। कल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। more specific heat। ऑफ कोर्स इट शुड हैव मोर स्पेसिफिक हीट। व्हाई इट शुड हैव मोर स्पेसिफिक हीट? क्यों? क्योंकि अगर इसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ये इसका टेम्परेचर चेंज क्या होगा? स्लोली होगा, ये खुद ठंडा धीरे धीरे होगा। When it will be cooled slower, तो ऑफ कोर्स बात है जिस चीज को ये कूल कर रहा है उसको अच्छे से ठंडा कर सकता है। अगर वो खुद गर्म हो जाएगा, खुद उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, तो हाउ विल इट बी एबल टू कूल एनी सब्सटेंस? तो कूलेंट की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा थर्मल कैपेसिटी। व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी? अच्छा, ये स्पेसिफिक कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, क्योंकि वी ऑलवेज कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ सिंगल किलोग्राम। 1 किलोग्राम के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम कभी भी स्पेसिफिक कैपेसिटी को ये नहीं मानेंगे कि मास पे डिपेंड करता है। नो मैटर हाउ मच मास यू गिवन, आप हमेशा 1 किलोग्राम के लिए निकालेंगे। यस, अगला क्या था भाई? थर्मल कैपेसिटी। यस टेल मी व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी, जल्दी बताइए। Heat needed to change the temperature of given mass by गिवन 1 मास, degree बिल्कुल Celsius. जो भी मास दिया हो उसको, आपको 1 किलोग्राम की बात नहीं करनी है, वॉट एवर द मास इज गिवन। तो इसको आपने S इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T से डिफाइन किया था। यूनिट क्या था? जूल पर केल्विन। यू गॉट द यूनिट ऑफ जूल पर केल्विन। जूल पर DO by dt, what do you mean by Vedant? DO by dt I am not getting। dq by dt, अच्छा ठीक है, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, जहां से आपने डिफाइन है Q इज इक्वल टू S डेल्टा T, फिर आपने Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T एंड यू आल्सो हैव Q इज इक्वल टू S डेल्टा T। डेल्टा T कैंसिल किया था, यू गॉट MC इज इक्वल टू व्हाट? S। थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही बात मिली थी क्या आपको? Yes, Okay, sir. and the thermal capacity, it was also discussed that it depends on mass। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा थर्मल कैपेसिटी होगी, डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज हमने एवरेज वैल्यू निकाली है। मैंने आपको जब काइनेमेटिक्स पढ़ा था वहीं पे एक चैप्टर इंट्रोडक्शन दिया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और एक और चीज का नाम दिया था क्या? टू रेट ऑफ चेंजेस की बात की थी मैंने। आई डिस्कस टू रेट ऑफ चेंजेस। व्हाट वाज दैट?
एक तो एवरेज रेट ऑफ चेंज था जिसको हमने कैसे लिखा था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसको हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं, याद आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? Yes, sir. ठीक है, तो जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब कौन समझ रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट अ गिवन टेम्परेचर, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, तो इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आप इसको लिखते हैं dq by dt और नीचे मास। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट एनी गिवन टेम्परेचर। और जब आप लिख गिवन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेई के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट का तो इसकी जरूरत नहीं होती, नीट के स्टूडेंट को मैं ये नहीं बताऊंगा, जरूरत नहीं। एंड व्हेन यू राइट C इज इक्वल टू Q, यानी डेल्टा Q भी लिख सकते हैं, टोटल हीट ट्रांसफर अपॉन m डेल्टा T। ये कौन सी वैल्यू है भाई स्पेसिफिक हीट की, इंस्टेंटेनियस और एवरेज? व्हाट इज दैट, नीचे वाला? दिस इज एट एनी टेम्परेचर, एट का मतलब का इंस्टेंटेनियस, यू कैन से दैट इट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हो रहा है स्पेसिफिक कैपेसिटी चेंज हो रही है, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये बात हो रही है। तो यू कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा, यू कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन, आप इसको ये भी लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू mc dt। और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, व्हाट टू डू, अगर हमें टोटल हीट पता करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको याद करिए जरा, इंटीग्रेट करते थे क्या? यस Yes, sir. ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन m डेल्टा T, और यहां से हम निकालेंगे व्हाट, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। तो ये जो C की वैल्यू आपने निकाली नीचे, दैट इज एवरेज वैल्यू, एवरेज। सिमिलरली आप थर्मल कैपेसिटी के बारे में भी यही चीज लिख सकते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलें क्या आगे? सर राइट कर दूं अभी? ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एट एनी गिवन, एट एनी इंस्टेंट, और आप ये कह सकते हैं एट एनी टेम्परेचर। किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपको स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालना है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफिक कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो वी कैन फाइंड dq अपॉन mdt। और dq अपॉन dt को क्या बोल सकता हूं, अगर हम इसको पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय dq अपॉन dt, तो क्या इसको मैं ये बोल सकता, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विद टाइम विद टेम्परेचर? कैन आई से लाइक दिस? याद करिए जरा पीछे से, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विद टेम्परेचर। Yes, sir. And when you say in the average form, तो आप सीधा डेल्टा टी से यानी इनिशियल और फाइनल को डिवाइड करते हैं, that gives you the average value of the specific capacity. Okay, done? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब तो for total, for example हमें बात करें तो I know that dq is equal to mc dt। टोटल के लिए क्या करेंगे, for total you will integrate both side, आप दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, just integrate both side mc dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे, you will get total amount of heat is equal to मास तो कांस्टेंट होगा तो मास बाहर आ जाएगा, and you are going to get c dt। कहां से कहां तक, t1 से t2। अच्छा, इंटीग्रेशन पिछले क्लास में आप बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे, मैंने भी पढ़ा दिया, आशुष ने भी आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, टोटल हीट इज इक्वल टू mc इंटीग्रेशन ऑफ dt। और अगर हम थर्मल कैपेसिटी की बात करें, if you talk about thermal capacity, तो थर्मल कैपेसिटी को क्या मैं ये ले सकता हूँ, S इज इक्वल टू dq by dt। बोलो भाई, क्योंकि थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, गिवन मास के लिए तो यू कैन राइट dq by dt, और यहां से हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू S dt, इंटीग्रेट कर देंगे, आई विल गेट द टोटल, तो टोटल इट विल बी इक्वल टू S dt। भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मामला ढंग से समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दीस पॉइंट्स क्लियरली और नॉट? यस सर। ठीक है, चलिए Sir. अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वन न्यूमेरिकल विल बी गोइंग टू कंप्लीट योर ऑल। ठीक, अगर ये नोट कर लिया तो बताएं, हम आगे बढ़े। सर कर लिया नोट। इंटीग्रेट Yes, करके हम sir. टोटल निकालेंगे। एवरेज के लिए mc डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस के लिए dq इक्वल टू mc dt। ठीक, क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहे इफ
specific heat capacity of 2 kilogram block is equal to 20 plus T joule per kilogram per Kelvin, और I can write 200 है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, 2 किलोग्राम ब्लॉक है. फाइंड हीट नीडेड to raise temperature, to raise from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius, or I can write it 127 degrees Celsius. 127 degree Celsius. ठीक है, चलिए. कह रहे हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया 20 प्लस 200 प्लस टी. फाइंड द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस. अब एक बात ध्यान देना आपको कि आपको जो स्पेसिफिक कैपेसिटी दी है दैट हैज बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ केल्विन. तो जो टेम्परेचर रखेंगे यू शुड कन्वर्ट दैट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन. बात समझ में आ रही क्या मेरी? मैं क्या कहने चाह रहा हूं. अभी एक नया कंसेप्ट दूंगा आपको. कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो कैन राइट Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mc dt. अब आप इसको मैं हिंट दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर दीजिए. टू 200 प्लस टी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. आपको टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में दिया है. यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सेल्सियस टू द केल्विन. सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा. इंटीग्रेशन करना आता है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, उससे पहले भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है. इट इज न्यू. you have to use that concept of integration. हाँ जी, कुछ चल रहा है मामला. मास की वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी C दिया हुआ है. यू जस्ट हैव टू कितना टोटल हीट लगेगा इसके टेम्परेचर को रेज करने में. और एक चीज और बताना है आपको, एवरेज स्पेसिफिक कैपेसिटी बनाना होगा. इसकी एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, HSC का मतलब हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. टोटल हीट कितना लगेगा और एवरेज स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना लगेगा. कुछ समझ में आ रहा है? आगे बढ़ रही गाड़ी या फिर बैठे हुए सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? यस, आई एम नॉट गेटिंग इन. चलिए ठीक. इंटीग्रेशन पता है ना कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? yes, sir. हाँ ठीक है, करिए. 200 प्लस टी आपको रखना है और टेल मी द आंसर. टोटल हीट बताएं, फिर एवरेज स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना होगा. आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर. काफी टाइम हो गया है. हाँ जी, व्हाट हैपेंड? M 2 किलोग्राम, C की जगह रख दिया 200 प्लस टी dt. 200 प्लस टी, क्या बात है, बहुत सन्नाटा है. 200 प्लस टी dt. लिमिट कहां से कहां तक करेंगे? लोअर लिमिट क्या करें इंटीग्रेट करने के लिए? लोअर लिमिट क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? C प्लस 273. हाँ ठीक. तो 27 प्लस 273 करेंगे, कितना आएगा? 300 आ गया क्या? ओके. तो लोअर लिमिट हो गई टेम्परेचर की 300. अपर लिमिट कितनी होगी? 127 ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा क्या? 400. तो अपर लिमिट हो गया 127 प्लस 273, दैट इज गोइंग टू गिव मी 400 केल्विन. मैं केल्विन में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी केल्विन में दिया हुआ है. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. 2 बाहर आ गया. इंटीग्रेट 200 प्लस टी dt.
लिमिट की वैल्यू बाद में रखेंगे। तो 200 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 200? 200 का 200x। भाई याद करिए ना, इंटीग्रेशन जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता था? c का cx। डू यू रिमेंबर दैट और नॉट? याद है कि नहीं? ठीक है, Yes, तो sir. x के यहाँ वहां पे x था, यहाँ पे t है, तो t हो जाएगा। तो 200t हो गया, प्लस t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर कितना? 1। ठीक तो बाबा सर। हाँ 2/2। देखिए 2 x by की 2. पावर अगर n होता था तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था? x पावर n+1 अपॉन n+1, और डिफरेंशिएशन क्या होता था? n x की पावर n-1। तो कैन आई राइट लाइक दिस t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट रख दिया मैंने 300 से 400। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट। आप लिमिट रखने की कोशिश करिए, 200 बाहर रखा, तो पहले आप रखेंगे 400। तो अगर इफ आई एम गोइंग टू पुट 200 into 400 कितना होगा? पहले आप रखिए 200 2, और ब्रैकेट में रखिए 200 into 400 प्लस 400 का स्क्वायर बाय 2। ये क्या होगा भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या करेंगे? जहां पे टेम्परेचर होगा 300 रख देंगे, प्लस 300 का स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करिए जरा, बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व इट, सॉल्व करिए। तो यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच? कितना मिल जाएगा? 2। चलिए अगले स्लाइड पे चलता हूं मैं। तो आई एम गोइंग टू गेट Q इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 200 into 400 प्लस 400 का स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट, माइनस 200 into 300 प्लस 300 का स्क्वायर बाय 2। भाई ये बताओ ईमानदारी से, ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं सभी को? लिमिट रखने का मैंने अपनी Yes, क्लास sir. में भी आपको ये करा रखा है जब मैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी करा रहा था। यस, सभी लोग बताएं भाई प्लीज, टेल मी, आर यू गेटिंग दिस और Yes, नॉट? sir. Yes, sir. कितने लोग इसको इस इंटीग्रेशन समझ रहे हैं? क्योंकि इस लेवल पर अगर ये नहीं समझे तो जेई की तैयारी बहुत दूर की बात होगी आपके लिए। प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी हु आर अंडरस्टैंडिंग द इंटीग्रेशन कंसेप्ट व्हिच आई हैव डन। जो मैंने किया जल्दी से बताएं मुझे हैंड रेज करके, कितने लोग इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को समझ रहे हैं, ताकि मुझे एक अंदाजा हो जाए। ओके ठीक है, गुड गुड, ठीक है, ओके ग्रेट ग्रेट। चलिए आप अपना, ज्यादातर लोग समझे इसको। हैंड रेज योर हैंड नीचे कर लीजिए। तो जस्ट if I am multiplying 4 to 800, 4 दूना 8, 1 2 3 4, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो I am going to get 16,000 8,000 हो जाएगा। ठीक है, 16 into 80,000 माइनस 60,000 प्लस 3 3 जा 9 90,000 होगा, डिवाइड किया तो 2 से तो 45,000। ये आ गया आपके पास 2 8 8 1 लाख 1 2 3 4 माइनस हाउ मच इज दिस 1 2 3 1 2 3 0 5 6 4 10। ये आ रहा है। यस, टेल मी द वैल्यू, जल्दी बताइए क्या आ रहा है। 16,000 में से 1,60,000 में से माइनस क्या? 1,05,000। तो 1 लाख माइनस 60,000 55,000 आ गया क्या? 55,000। तो आई एम गोइंग टू गेट 0 0 0 5 दूना 10 15 10 11। दिस अमाउंट ऑफ जूल आई एम गोइंग टू गेट। सर रिपीट करना एक बार। रिपीट करना, ठीक। पहले देखिए ये वाली स्लाइड समझ में आएगी नहीं सबको? ये वाली Yes, sir. देखिए, एमसी डेल्टा टी कितनी करना था? अच्छा ये बताया, इसमें मैंने एमसी डेल्टा टी क्यों नहीं किया? व्हाई एम नॉट? मैंने इसमें एमसी डी क्यों किया? क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड कांस्टेंट नहीं है सर, ये रेंज वैल्यू वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो मुझे इंटीग्रेट करना था। सी की जगह मैंने 200 प्लस टी डी टी रख दिया। ये समझ में आया? दूसरी लाइन फिर मैंने इंटीग्रेट किया 200 प्लस टी को। 200 प्लस टी का इंटीग्रेशन 200 टी प्लस टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाय 2। दिख रहा है कि नहीं बताइए? और लिमिट मैंने रख दिया 300 से 400। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक बार अपर लिमिट रखा, यानी जहां जहां पे टी है वहां पे 400 रखा, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां पे टी था वहां पे 300 रख दिया। लास्ट लाइन देखिए, अब उसके आगे आइए, ये आगे सारा प्रोसेस। अब सिंपल मैंने मैथमेटिक्स लगा के जोड़ा घटाया मल्टीप्लाई किया। 4 to 80,000 प्लस 400 का स्क्वायर करेंगे 1,60,000 डिवाइड कर दिया 2 से। देखिए सारा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और कुछ नहीं है। वेदांत आपका आंसर 12500 आ रहा है, मेरा 1111 11,000 1 लाख
जी जो चेक करिए। आपका आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर आ रहा ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड गेट। समझ में आई क्या ये बात? पक्का सभी बताएं। ठीक, sir. ठीक, ओके ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आपसे ये बात तो हमको लगता है सबको समझ गई। अगर अब मैं बोलूं कि बी पार्ट करें एवरेज स्पेसिफिक हीट, जब आप एवरेज स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो आप क्या मानते हैं? आप यू अज्यूम दैट यस, कौन है? कनिष्का, यू रेजिंग हैंड। सर वो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, जब आप एवरेज स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो आप क्या मानते हैं कि स्पेसिफिक हीट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है? इज इट लाइक दिस? तो आप ये वाला फॉर्म लगाते हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब यहां पे Q आपने जो सप्लाई किया है वो कितना किया है? 1,10,000। तो आई कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पेसिफिक हीट फ्रॉम दिस पॉइंट। C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। Q कितना सप्लाई किया आपने? 1 M कितना है? 2, और डेल्टा टी कितना है? जरा कैलकुलेट करके बताया, डेल्टा टी कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस से आप गए कितना? 127 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी कितना आ रहा है जल्दी? अब डेल्टा टी किसमें रखो? 100। केल्विन में? हाँ, किसमें आप बता रहे हैं? केल्विन में बता रहे हैं कि सेल्सियस में बता रहे हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी? 127 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो कितना आ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर केल्विन में करूं तो कितना आ रहा है? 400 माइनस 300, कितना आ गया? 100। तो मैं चाहे डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस निकालूं चाहे केल्विन का डिफरेंस निकालूं, आंसर तो मुझे सेम ही मिलना है। तो आई कैन डिवाइड बाय हाउ मच? 100। तो 2 0 से 2 0 गया। हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट? 5500, सॉरी 550 आ जाएगा। 55 मीन्स 550 जूल पर किलोग्राम पर कैलोरी। कितने लोग को समझ में आया एवरेज स्पेसिफिक का कंसेप्ट? एवरीवन गेटिंग द कंसेप्ट? बहुत ध्यान से बताइए, सबको समझ में एवरेज स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट? टोटल हीट को टोटल मास, क्या कह रहे हो फिर से? फिर करवा दो एक बार। मैं बिल्कुल, मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, इसको कराने का कोई फायदा नहीं, दूसरा कराएंगे आपको और समझ में आएगा ना। जितने लोग, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो अच्छे से देखें, दूसरा प्रॉब्लम बिल्कुल सेम पैटर्न पे कराएंगे, तो जिनको आया है वो और अच्छा सीख जाएंगे, जिनको नहीं वो समझ जाएंगे। देखिए पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? एवरेज स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट लगाना था, सॉरी पहले इंस्टेंटेनियस वाला लगा दिया, इंटीग्रेट किया, टोटल हीट आ गया। फिर एवरेज स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा था तो मैंने Q इक्वल टू MC डेल्टा टी लिखा, वहां से डेल्टा टी का कंसेप्ट निकाला। ओके, इज दिस डन? समझ में आया क्या? ठीक है। Yes, अब sir. एक उससे पहले एक मैं बहुत छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं। देखो, अगर हमको दे स्पेसिफिक कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 400 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हमसे कह दे कि 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, आपने टेम्परेचर रेस किया, T1 दे रखा है फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस और T2 दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। बताइए टोटल हीट कितना लगेगा? हाउ मच हीट यू विल नीड टू डू दिस प्रोसेस? Very simple problem, just a simple addition, subtraction and multiplication. How much heat will be needed to heat this block? Specific heat दिया, T1 T2 दे रहा है, जल्दी बताइए, कैलकुलेट फास्टर। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे अपना। Everyone give me the answer in the comment box. अब इसमें देखिए, हमें स्पेसिफिक की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है ना कि वेरिएबल दिया हुआ है? सो कांस्टेंट। तो सिंपल आप एवरेज अज्यूम करके MC डेल्टा टी लगाइए और आंसर बताइए क्या है। How much heat you will need to raise the temperature of this system from 27 degree Celsius to 227 degree Celsius? क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा? इतना सिंपल मल्टीप्लीकेशन है भाई। ओके, दीपल का आंसर आ रहा है 40,000, नहीं 4 लाख। ओके ठीक है, और लोग का आंसर क्या आ रहा है भाई? जस्ट ओनली वन आंसर आई एम गेटिंग। यार मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे आप लोग। ओके ठीक, चलिए सिंपल MC डेल्टा टी किया होगा आपने। M कितना 5, C कितना 400, डेल्टा टी कितना क्या? 227 माइनस 27 200। तो you are going to get how much? 4 lakh जूल, 4 lakh
जूल मिल रहा है। अच्छा, अब आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर हम डेल्टा टी को डिग्री सेल्सियस में निकाले तो भी 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और केल्विन में 200 आ रहा है, और केल्विन में निकालने तो कितना आ रहा है? हाउ मच यू आर गेटिंग इन केल्विन? 200. 200। तो एक कंसेप्ट यहां से समझिए, यहां में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो चाहे आप केल्विन में रखें और चाहे आप डिग्री सेल्सियस में रखें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। लेकिन अगर कहीं पे टेम्परेचर के स्क्वायर है, टेम्परेचर का क्यूब है, तो वहां पे आपको वही टेम्परेचर की यूनिट रखनी होगी जिसमें वो दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम में मुझे सिर्फ T2 माइनस T1 करना था, T2 माइनस T1। तो जब मैं T2 माइनस T1 करूंगा तो वेदर आई एम गोइंग टू फाइंड इन केल्विन और वेदर आई एम गोइंग टू फाइंड इन केल्विन सेल्सियस, दोनों का आंसर सेम आएगा क्या? Yes, sir. ओके ठीक। लेकिन अगर मैं यही चीज कर दूं T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तो क्या अब दोनों को केल्विन में रखने के बाद और सेल्सियस में रखने के बाद आंसर सेम आएगा? नो सर। नो, क्योंकि No, केल्विन में sir. रखने का मतलब हुआ, केल्विन का मतलब हुआ कितना? 27 को आप लिखेंगे 300 केल्विन और 227 के लिखेंगे 500 केल्विन। तो व्हेन देयर इज सम स्क्वायर और समथिंग एल्स, तो केल्विन और सेल्सियस की वैल्यू अलग आएगी। लेकिन अगर सिंपल डिफरेंस है तो आप चाहे केल्विन रखें चाहे आप सेल्सियस रखें, आंसर सेम आएगा क्या? यस सर। ठीक है। तो ये Yes, sir. ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे इस वाले फॉर्मूले में टेम्परेचर के स्क्वायर था। ये बेटा ये कंसेप्ट सीख लो वरना फंस जाएंगे आप कहीं पे। यहां पे टेम्परेचर के स्क्वायर था, तो यहां पे मैं केल्विन रखूंगा और सेल्सियस रखूंगा, आंसर सेम आएगा अलग आएगा? अलग सर। Sir, अलग आएगा, अलग. अलग आएगा। इसीलिए मैंने देखे तो जिसमें आपको यूनिट दिया हुआ है, जूल पर केल्विन में दिया है तो आपको केल्विन में ही रखना पड़ेगा, जूल पर सेल्सियस दिया हो तो सेल्सियस में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ मुझे ये दे देता, कहीं पे दे 200T, सिंपल टी दे दे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, मान लो ये, तो अब क्या करेंगे? तो अगर सिंपल माइनस करना है तो यू कैन पुट द आइदर इन केल्विन और आइदर इन सेल्सियस। तो अब इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप, और एक और क्वेश्चन देता हूं, नोट difference in Kelvin, difference in Kelvin is equal to difference in Celsius, difference in Celsius। तो आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, इफ T2 माइनस T1 दिया हुआ है, T2 माइनस T1 आपको करना है, तो बोथ Kelvin and Celsius are same। बट अगर आपको इफ नॉट T2 माइनस T1, अगर T2 माइनस T1 नहीं है तो इस केस में क्या होगा? T2 माइनस T1 के अलावा कुछ और है, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, T2 क्यूब माइनस T2 स्क्वायर। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू सी, तो पुट वैल्यू अकॉर्डिंग टू यूनिट, जो यूनिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रखनी होगी, तो ही आपको सही आंसर मिलेगा। अदरवाइज आप सब कुछ सॉल्व करने के बाद भी आंसर गलत आएगा। लाइक एग्जांपल में अगर दे दूं आपको, लाइक T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, या फिर आप सिंपल ले सकते हैं कि T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब, स्क्वायर के अलावा कुछ भी होगा तो इन दैट केस दैट इज गोइंग टू गिव, सर द लाइट वेंट आउट। ओहो, कहां पे? आपके घर? तो एम आई ऑडिबल? भाई आपके घर है? ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर नेट की प्रॉब्लम है तो उसको अरेंज कर लीजिए, सो दैट यू कैन नॉट मेक योर लॉस, आपका लॉस ना हो पाए। चलिए एक और क्वेश्चन देते, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में बेस्ड, वन मोर क्वेश्चन। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 40 प्लस 2T जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, फाइंड एवरेज स्पेसिफिक हीट फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, यू हैव बीन गिवन मास, फॉर एग्जांपल दे रखा है 1 kg, 1 किलोग्राम मास दे रखा है,
इट मींस द क्वेश्चन इज सेइंग स्पेसिफिक कैपेसिटी वेरिएबल है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तो कह रहा है इसका एवरेज स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगा 100 से लेके 200 तक। पिछले प्रॉब्लम पे बेस क्वेश्चन है, कुछ लोग सॉल्व करें, जिनको नहीं हुआ मैं सॉल्व करूंगा तो देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, हाउ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बताओ भाई कैसे करें इस प्रॉब्लम को। हाँ जी, सर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करके आप क्या निकालेंगे, टोटल हीट, और फिर टोटल हीट निकल जाएगा तो फिर आप Q इक्वल टू MC डेल्टा T लगा के एवरेज स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे। बिल्कुल सही कह रही है, निकालिए सर, Yes. इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करके वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। और टेम्परेचर इसमें किसमें रखेंगे, सेल्सियस में कि केल्विन में? सेल्सियस। अच्छा अच्छा, और केल्विन में रख देंगे तो आंसर सेम है अलग आएगा? सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। अच्छा करिए जरा, देखिए आप जो वैल्यू रखनी है टी है कि टी स्क्वायर है, अगर टी होगा तो फिर सेम आएगा, टी स्क्वायर होगा तो अलग आएगा। ओके अलग आएगा, बिल्कुल सही। विदाउट दिस करेक्ट इट इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट आंसर व्हेन यू आर गोइंग टू पुट इन केल्विन और सेल्सियस। चलिए पहले टोटल हीट निकालिए। टोटल हीट का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ MC dt T1 से T2 तक। T1 कितना दे रखा 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करें क्योंकि जो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है वो पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस ओनली। 200 पुट द वैल्यूज, जल्दी वैल्यू पुट करिए और आंसर बताइए। अभी तक मुझे एक भी आंसर नहीं मिला। लाइट पूरे सिटी में चली गई है, ओहो नीरज। dt समझा दो, वेदांत समझा नहीं, dt क्या है? I'm not getting what dt समझा दो का क्या मतलब है। जैसे आप इंटीग्रेशन जब करते हैं बेसिकली, डेल्टा टी क्यों नहीं आ रहा, डेल्टा टी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा, देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी हम तब लगाते हैं जब आपको स्पेसिफिक कांस्टेंट दिया होता है। जब आपकी स्पेसिफिक क्या है, C इज कांस्टेंट, जहां पे एवरेज वैल्यू होती है, और जब आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो वहां पे आप MCDT लगाते हैं। जब आपकी स्पेसिफिक क्या हो, इस ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब स्पेसिफिक हीट इज वेरिंग विद टेम्परेचर। ओके वेदांत समझ में आया क्या? तो यहाँ पे स्पेसिफिक देखिए 40 + 2T है, मींस अलग अलग टेम्परेचर रखने के बाद आपको स्पेसिफिक की वैल्यू अलग मिलेगी। ओके वेदांत समझ में आएगा बेटा? तो वाई एम नॉट यूजिंग द MC डेल्टा टी, सबको समझ में आ रहा है क्यों मैं यहाँ MC डेल्टा टी नहीं लगा रहा हूँ? MC डेल्टा टी वाला फॉर्मूला तब लगता है जब स्पेसिफिक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई, यहाँ कांस्टेंट तो दी नहीं है। ठीक है यस सर। चलिए जल्दी बता, अभी तक आप लोग मुझे होपलेस कर रहे हैं, आंसर नहीं दिया आपने। M की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है, जल्दी करिए आंसर बताइए, इंटीग्रेट करके आंसर बताओ फटाफट। इंटीग्रेट M की जगह 1, C की जगह 40 + 2T dt, इंटीग्रेट किया 100 से लेके 200 तक। चलो 1 तो बाहर आ गया, 40 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 40 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 40 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, पीछे हम पढ़ चुके इंटीग्रेशन की वैल्यूज। 40 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 40x। 40x, तो यहाँ पे t है तो t हो जाएगा। ठीक है, वहां x होता था, dx रहता था तो x होता था, यहाँ पे dt है तो t हो जाएगा, तो आई विल राइट 40t। ओके प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t² 2t²/2। वेरी गुड, दीपल ने आंसर भी निकाल दिया, ग्रेट। 2t²/2
2. और लिमिट रख दूं कहां से, 100 से लेके 200 तक, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज द टोटल Okay. अमाउंट ऑफ हीट। जल्दी पुट करो वैल्यू, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो और आंसर बताओ कितना हीट आ रहा है टोटल। ओके ग्रेट, दीपल का आंसर आया 340 जूल पर किलोग्राम पर। दीपल 2 बार पर स्लैश नहीं लगाएंगे, एक बार लगा दिया आपने ना तो हो गया, दोबारा लगाएंगे तो फिर दोबारा न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है दीपल, दीपल कृष्ण, यस सर। ओके ठीक है। यू आर, लेट मी चेक योर वैल्यू। तो पहले 40 इंटू 200 किया हमने, प्लस टी स्क्वायर मीन 200 का स्क्वायर अपॉन 2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह रख दूंगा 100, फिर प्लस टी स्क्वायर। अच्छा मैं नीचे 2 क्यों लगा रहा हूँ सर 2। हाँ 2 Yes. से बिल्कुल बिल्कुल से नीचे 2 लगना नहीं, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस 100 का स्क्वायर। तो आई एम गोइंग टू गेट 8000 प्लस 40,000 माइनस 40,000 प्लस 10,000, सॉरी यहाँ पे एक जीरो ज्यादा हो, 80,000 10,000, ये कितना हो गया 40,000 1 लाख 1 2 3 4 माइनस 50,000, टोटल हीट कितना मिल गया 70,000 मिल गया क्या? यस सर। तो टोटल हीट ट्रांसफर मुझे मिल रहा है 70,000 जूल। अब लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, एवरेज हीट कैपेसिटी, आप कैसे निकालेंगे? तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रेज द टेंपरेचर फ्रॉम 100 टू 200 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस स्पेसिफिक हीट। तो टोटल हीट ट्रांसफर मिल गया, एवरेज स्पेसिफिक हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला ये लगाएंगे क्या, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं राइट साइड में देखिए। तो Q पता है, M पता है, डेल्टा T। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। आई कैन राइट द एवरेज वैल्यू ऑफ, ये क्या दे रहा है मुझे, एवरेज वैल्यू दे रहा है, टोटल हीट अपॉन टोटल मास इनटू टोटल टेम्परेचर। Q कितना निकाला मैंने 70,000, M कितना है मेरे पास 1 kg, डेल्टा T कहां से कहां तक है 200 से 100, डेल्टा T की वैल्यू कितना रख दो 100 रख दो ना, यस सर। तो ये तो 700 आ रहा है 700। सब हाँ। पिछली वाली स्लाइड में 40 इंटू 2,000 कुछ 200 कुछ गलती हुई है। 8,000 आना था वहां पर। अच्छा सर, अच्छा 800। सॉरी ठीक, एक गलती हो गई, थैंक्स। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पे एक ज्यादा जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है ओके वेरी गुड, ठीक समझ गया, थैंक्स। ये 8,000 आएगा, मैंने इसको 80,000 लिख दिया, ग्रेट, चलिए मुझे अच्छा लगा। 80 लिखा था फिर बाद में लगाई एक। ठीक है, तो और ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे 40 की जगह मैंने 400 लिख दिया, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, 4,000 हो गया। तो ये वैल्यू गलत हमने डिवाइड कर रखी है, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया 8,000 प्लस 40,000 48,000 माइनस 10,000 प्लस 14,000 14,000 माइनस करा कितना 34,000 आया क्या? 34,000। 34,000 जूल, बिल्कुल सही। अब 340 इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, ग्रेट। तो नाउ यू आर गोइंग टू गेट एवरेज स्पेसिफिक हीट एज 3412,123 मास 1 किलोग्राम, डेल्टा T 100 डिवाइड किया 340, ग्रेट, वेरी गुड, 340 इज द करेक्ट आंसर, 340 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा इसी प्रॉब्लम को, अच्छा जिनको नहीं समझ में आया था उन सबको भी समझ में आया क्या प्रॉब्लम, जिन लोगों को नहीं समझ में आया था, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा इसी प्रॉब्लम को मैं अगर चेंज कर दूं, इफ अगर स्पेसिफिक की वैल्यू में सिर्फ 40 लिख देता, सिर्फ 40, जैसे मैंने लिखा 40 प्लस 2T, और अब मैं बोलता कि फाइंड हीट फॉर 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, और मास मुझे वही दे रखा है। तो यहां पे अब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है, तो अब आप बताइए कौन सा क्या कराएंगे, एवरेज वाला फॉर्मूला या डिफरेंशियल फॉर्मूला? वेरी सिंपल, यू कैन यूज देयर व्हाट, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अच्छा अब ये बताएं, यहां पे डेल्टा T आ रहा है, सिंपली आई कैन राइट MC T2 माइनस T1। अब मैं यहां पे टेम्परेचर किस में रखूं, सेल्सियस में रखूं या केल्विन में रखूं या किसी में रख दूं, आंसर सेम आएगा। किसी में भी रख दो, किसी में भी रख देंगे, दो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे T2 माइनस T1 है, तो बोथ विल गिव मी द सेम आंसर। लेकिन यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर का टर्म आ गया था, T का स्क्वायर आ गया था, देखिए यहाँ पे, ये आर यू सीइंग दिस,
अब स्क्वायर की वजह से आपका सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस का आंसर अलग, सॉरी केल्विन और सेल्सियस का आंसर डिफरेंट हो जाएगा. तो नाउ यू हैव टू पुट ओनली इन द गिवन यूनिट, बट हियर इट इज इन वॉट एवर यूनिट इट इज. फॉर एग्जाम्पल अगर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन दू या पर डिग्री सेल्सियस, नो इशू. एम की जगह 1, सी की जगह 40 और 200 माइनस 100 आ गया. यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच? 4000 जूल इज आंसर. ठीक है, चलिए, ओके ग्रेट. अब आते हैं जरा स्पेसिफिक कैपेसिटी पे. क्वेश्चंस हो गए हमारे पास. चले आगे. Yes, sir. ठीक है. Yes, नाउ पुट डाउन द हीटिंग. लेटेंट हीटिंग का नाम सुना है क्या आपने? Yes, sir. लेटेंट हीट 9th क्लास में पूछा था. तो जब आप किसी सिस्टम को हीट करते हैं तो दो तरह से हीटिंग प्रोसेस होती है. एक होता है सेंसिबल हीटिंग और दूसरा होता है लेटेंट हीटिंग. बिल्कुल सही वेदांत, जिसको हम हिडन हीट बोलते हैं. हिडन का मतलब ये होता है कि आप इसको देखिए, सेंसिबल का मतलब ये होता है वो हीटिंग प्रोसेस जिसको आप सेंस कर लें, महसूस कर लें. और लेटेंट हीटिंग का मतलब होता है वो हीटिंग प्रोसेस जिसको आप सेंस ना कर पाए. अच्छा, हीट को सेंस किससे करते हैं? हाउ डू हीट सेंस हीटिंग? आपको पता कैसे चलता है कोई चीज हीट हो रही है, ठंडा हो रहा है? कैसे पता चलता है? टेम्परेचर के चेंज होने से. यस सर. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आपको पता चल, आप कैसे पहचानेंगे कि भाई यू विल से कि हीट नहीं किया जा रहा है. तो सेंसिबल हीटिंग का मतलब वो ऐसी हीटिंग जिसमें टेम्परेचर चेंज हो, चाहे वो राइज हो या फॉल हो, टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो. और लेटेंट हीटिंग का मतलब यह है कि वो हीट छुप जा रही है, आपको फील नहीं हो रही है. तो फील नहीं होने का मतलब क्या है? क्या उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मींस देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर. इट मींस ऐसा हीटिंग प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता. आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं हीटिंग प्रोसेस जहां पे आप हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, चेंज नहीं होता? कैन यू गिव एन एग्जांपल where you are changing the heating it but temperature constant रहता है? आप हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ दैट? नो सर, आप बताएंगे. देख, फेस चेंज. जब फेस चेंज होता है, फेस चेंज का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में जाना. जब मेल्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड, जिसको आप मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन फेस चेंज बोलते हैं. और दूसरा फेस चेंज क्या होता है? लिक्विड से वेपर में जाना, जैसे गैसियस फॉर्म, जिसको आप बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं. बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं. तो ड्यूरिंग द फेस चेंज, जब ये कोई चीज अपना स्टेट चेंज कर रही होती है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता. तो आप हीट जब दे रहे होते हैं तो वो हीटिंग क्या कर रही होती है? उसके फेस को चेंज कर रही होती है. तो देखिए, इसका मतलब दो प्रोसेस होता है. जब आप हीट देते हैं या तो टेम्परेचर चेंज करेगा या तो उसकी स्टेट को चेंज करेगा. दो हिस्सों में बढ़ती है. आर यू गेटिंग माय वर्ड और नॉट? तो लेटेंट हीटिंग में डेल्टा टी क्या होगा भाई? डेल्टा टी की वैल्यू 0 आ जाएगी क्या? Yes. बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और यू कैन से इट इज अ फेस चेंज प्रोसेस. अब देखिए, फेस चेंज प्रोसेस. और सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता रहता है. एग्जांपल दें, चले आगे, अगली स्लाइड पे चले. तो आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा. सेंसिबल का मतलब जिसको आप सेंस कर ले, टेम्परेचर चेंज है. लेटेंट का मतलब जिसको आप सेंस ना कर पाए, जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो. एग्जांपल क्या है? सॉलिड से लिक्विड जब मेल्टिंग हो रही हो, फ्यूजन हो रहा हो, या फिर लिक्विड से वेपर जब वेपराइजेशन हो रहा हो. अगर हम आपको फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में, इफ आई एम गोइंग टू गिव यू इन अ कंटेनर वाटर दे दिया आपने, वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे, और नीचे से आप इसको हीट कर रहे हैं. यू आर हीटिंग, किसी हीटर की मदद से आपने इसके अंदर हीटिंग प्रोसेस शुरू कर दी, एक रॉड वगैरह डाला और आप हीट करना शुरू कर दिए. तो व्हाट हैपेंस? जैसे जैसे आप हीट करेंगे व्हाट हैपेंस? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ क्या? बोलिए. Yes, 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज होगा. कब टेम्परेचर राइज होते होते कहां पहुंचेगा? 100 तक पहुंचेगा. Yes, sir. अच्छा, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा व्हाट हैपेंस? इसकी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री जी. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? सर कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट रहेगा. और कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड क्या ना बन जाए? वेपर. तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेट क्या है? लिक्विड की स्टेट है.
और यहाँ पे क्या लिक्विड प्लस वेपर मान सकता हूं क्या? और यहाँ पे क्या हुआ, वेपर लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो गया किसमें, वेपर में। क्या आई कैन से वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ, वेपराइजेशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और थोड़ी देर बाद आफ्टर हीट करते 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 पूरा का पूरा लिक्विड क्या बन गया, वेपर। तो कहना है इससे, अब जब पूरा का पूरा वेपर बन गया फिर अगेन उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आई होप ये प्रोसेस सबको समझ में आ रहा होगा कि पहले लिक्विड था, लिक्विड को आप हीट करते रहे, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, कब तक, जब तक कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपराइजेशन शुरू होगा और वो फेज चेंज प्रोसेस होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बार पूरा का पूरा लिक्विड वेपर बन जाएगा, अगेन उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने सेंसिबल हीटिंग है, कितने लेटेंट हीटिंग है? हाउ मेनी सेंसिबल एंड हाउ मेनी लेटेंट? तो ये जो प्रोसेस है ये क्या सेंसिबल है? यस सर। Yes. और ये जो प्रोसेस है ये भी क्या है, सेंसिबल है? सर जो बीच में Yes. ये और ये जो फेज चेंज प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, Latent. लेटेंट हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपने आइस ले लिया -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस को जब आप -20 डिग्री सेल्सियस पे कंटेनर में डाला और उसको हीटर की मदद से आप उसको हीट करने शुरू कर दे, यूनिफॉर्मली आप इस आइस को हीट कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, आइस का टेम्परेचर क्या होगा, -20 से शुरू होगा। यस सर। व्हाट हैपेंस, हीट होते होते कहां पर पहुंचेगा, सर 0 डिग्री पर। जीरो पे पहुंचेगा, और Yes, जीरो sir. पे पहुंचते ही आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, वाटर में, और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट। ठीक है, और थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा आइस वाटर बन जाएगा, और जैसे ही वाटर बन के लिक्विड बना फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कब तक बढ़ेगा भाई, कब तक बढ़ेगा, सर जब 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड वंस अगेन इट इज रीचिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस, फिर से इसका फेज चेंज प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर से लेटेंट हीटिंग शुरू हो जाएगी, एंड द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। और एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में, वेपर। उसके बाद फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे बता सकते हैं इसमें कितने सेंसिबल हैं, कितने लेटेंट हैं, हाउ मेनी सेंसिबल हैं? 3 cents. तो A B C D E F, तो सेंसिबल हीटिंग कितना है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सर ए बी ओके, C D and D, E E, F. And if I am talk about latent heating, सर बी सी एंड डी ई। B C and D, D, during E. the phase change the temperature remains constant and we assume that the, तो फेज चेंज के दौरान अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है, व्हाई द टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द फेज चेंज? जब ये अपना, एनीवन कैन गिव मी द आंसर? कैन एनीवन गिव मी द आंसर? नो सर। नो। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि टेम्परेचर होता क्या है, व्हाट, अगर हम व्हाट इज टेम्परेचर, पहला लास्ट लेक्चर याद करिए, व्हाट इज टेम्परेचर, 100 के बाद और कितना बॉयल होगा, मैं वही पूछ रहा हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉइलिंग भी होता रहे और टेम्परेचर भी बढ़ता रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब बॉइलिंग होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है? इट में भी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि बॉइलिंग भी होता रहे, वेपराइजेशन भी होता रहे, टेम्परेचर भी चेंज होता रहे। ओके चलिए मैं देखता हूं, ये नोट कर लिया, स्लाइड आपने नोट कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए ठीक, नो 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 नो, कम टू सीधे। जब आप हीट कर रहे हैं ना, हीट दो पार्ट में जाता है, एक तो जाता है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, और मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस चीज से, व्हाट वी कॉल दैट, टेम्परेचर, वेरी गुड, टेम्परेचर से, टेम्परेचर में। और दूसरा क्या होता है, आप हीट जब करते हैं तो ये बॉन्ड्स को वीक करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, या फिर आप कह सकते हैं वीकनिंग, यस सर। करता है। तो जब आपके पास सेंसिबल हीटिंग हो रही होती है तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा।
सेंसिबल। जब एक बार वो अपने फेस चेंज स्टेट पे आ जाता है सॉलिड से लिक्विड, तो बॉन्ड्स टूटते हैं क्या भाई? व्हाट इज, अगर मैं पूछूं कि सॉलिड और लिक्विड में क्या फर्क होता है, तो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा कि सर सॉलिड में बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड में बॉन्ड्स थोड़ा तो दूर होते हैं, कमजोर होते हैं, और गैस में और कमजोर होते हैं। यही पढ़ा है क्या आपने? यस सर। तो ड्यूरिंग द फेस चेंज बॉन्ड टूट रहा है क्या? बॉन्ड कमजोर हो रहा है क्या मॉलिक्यूल्स के बीच का? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब कि जब आप बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं तो उस दौरान क्या हो रहा होता है? लेटेंट हीटिंग हो रही होती है। तो भाई जो आप हीट दे रहे हैं वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज करता, बल्कि बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो विल यू ऑब्जर्व एनी टेम्परेचर चेंज? बात समझ में आ रही क्या? विल यू ऑब्जर्व एनी टेम्परेचर चेंज और नॉट? यस सर। यस सर। नहीं। अब समझ में आया लेटेंट हीटिंग के दौरान व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट? यस सर। पक्का सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, ओके, Yes, sir. ठीक है। तो बिकॉज ड्यूरिंग द लेटेंट हीटिंग प्रोसेस द एनर्जी विच यू आर गिविंग, देखिए मैं फिर से बताता हूं, जब आप हीट करते हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो प्रोसेस है। एक तो मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन हो रहा है, प्लस मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ बॉन्ड बने हुए हैं। लिक्विड का मतलब, सॉलिड से लिक्विड बनाने का क्या मतलब होता है? चलिए मुझे बताएं। अगर हम पूछे केमिस्ट्री में सॉलिड से लिक्विड बनाने का मतलब क्या है, आप यही तो कहोगे सर उनके बॉन्ड्स को वीक कर दो, उनके बॉन्ड्स को तोड़ दो तो वो लिक्विड बन जाएंगे, फिर और एनर्जी दे दो, और एनर्जी दे दो तो बॉन्ड्स और कमजोर हो जाएंगे, फिर वो दूर हो जाएगा मॉलिक्यूल, वो क्या बन जाएगा? गैस। क्या यही पढ़ा है आपने? यस सर। यही कंसेप्ट है सॉलिड लिक्विड गैस का। यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो व्हेन यू आर हीटिंग, आप कर क्या रहे हैं? उसके बॉन्ड को एनर्जी दे रहे हैं ना, जो बंधे हुए हैं उनको दूर कर रहे हैं ना, उनको ताकत दे रहे हैं। वो जो बंधन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, उसको कमजोर कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं ना। आर यू डूइंग दैट ओनली? Yes, sir. ठीक है। तो जब आप उसको बॉन्ड कमजोर करते रहते तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती रहती है। एक टाइम आता है कि अब बॉन्ड टूट रहा है, तो जब बॉन्ड टूट रहा होता है ना भाई, तो उस टाइम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पे एनर्जी नहीं आती, बल्कि सारी की सारी एनर्जी उसके बॉन्ड तोड़ने में चली गई। तो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट द स्टेट इज चेंजिंग। फेस चेंज होता है। और आई बात समझ में क्या? कि लेटेंट हीटिंग के दौरान, तो दैट्स व्हाई क्या होता है? नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ओके। तो यू कैन से सॉलिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। Yes, sir. और लिक्विड में क्या होगा? थोड़ा वीक बॉन्ड होगा, वीकर बॉन्ड। और गैस में और वीक बॉन्ड होता है, और वीकर बॉन्ड। चलिए, अगर ये स्लाइड समझ में आ गई तो आई हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। एक और 5-10 मिनट मेरे पास बचे हुए, मैं कुछ और कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, सर। नाउ हीट कर्व पढ़ते हैं। हीट कर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीट कर्व, हीट कर्व का मतलब क्या है? कि आपने एक क्लोज कंटेनर में, इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड का मतलब उसकी हीट कहीं बाहर नहीं जाएगी, एक गिवन अमाउंट ऑफ मास कुछ रख दिया और आप उसको कांस्टेंट पावर से हीटिंग कर रहे हैं या कूलिंग कर रहे हैं। पावर जो कांस्टेंट है, तो यू नो व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम होता है क्या? 9th क्लास की डेफिनेशन, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो कैन आई से टोटल हीट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बोल सकते हो कि पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगा? पावर इनटू टाइम। ओके, आप कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट पावर से उसको हीट करते जा रहे हैं। और लेट मी टेक, इसका हीट कर्व मैं बना रहा हूं, इस एक्सिस पे मैं बना रहा हूं टेम्परेचर, और इधर बना रहा हूं मैं टाइम। एंड लेट मी टेक, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए। अब हमने माना कि वो सॉलिड स्टेट से शुरू कर रहा है यहां से। फॉर एग्जांपल उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ और भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो जब आप इसको यहां इस पॉइंट से हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट होगा।
Yes, sir. आप हीटिंग करते रहेंगे, ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे ये मेल्ट होता रहेगा, मेल्टिंग हो गई, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, उसके बाद टेम्परेचर राइज होगा कब तक, जब तक कि कहां ना पहुंच जाए, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात भाई? फिर फेज चेंज शुरू हो जाएगा, फिर फेज चेंज शुरू होगा तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, और उसके बाद फिर से ये टेम्परेचर राइज करने लगेगा। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Sir. Yes, sir. This is alpha, this Yes, is sir. beta, and this is gamma. टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड प्लस लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड प्लस वेपर है, और ये पूरा का पूरा क्या है, वेपर है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा तो मेरे पास 3 सेंसिबल हीटिंग मिल रहे हैं, इसमें 3 क्या, 2 मिल रहे हैं लेटेंट हीटिंग। अच्छा, स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब समझते हैं क्या? स्लोप ऑफ ग्राफ Yes, sir. बताइए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ? चलिए, अगर आप ये नोट कर ले तो अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूँ स्लोप का क्या मतलब है। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, स्लोप ऑफ ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट करिए प्लीज जल्दी। एंगल, एंगल, हाँ Yes, sir. एंगल होता है, थोड़ा उसका मीनिंग से। स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब होता है tan थीटा, वेरी गुड, tan थीटा। इसको नोट कर लिया क्या आपने? Yes, sir. ठीक है, देखिए अगर आपने कोई ग्राफ बनाया, लेट मी टेक एनी जनरल ग्राफ, कोई भी जनरल ग्राफ ले लेता हूँ y और x का, तो स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। स्लोप का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज को हम क्या dy बाय dx लिखते हैं क्या? Yes, sir. ठीक है, वही स्लोप कहलाता है। स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब है रेट ऑफ चेंज, जिसको आप dy बाय dx से लिखते हैं। एवरेज स्लोप की बात करेंगे तो डेल्टा y बाय डेल्टा x बन जाएगा, और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। तो अगर हमने स्लोप बनाया तो इसका स्लोप जो होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो जिसको आप tan थीटा भी बोलते हैं। देखिए, क्या ये डेल्टा y के बराबर है? बोलो, यहां से देखो। और क्या ये वाला पॉइंट ये डेल्टा x के बराबर है, चेंज इन x? Yes, sir. अच्छा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है? Yes, sir. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या tan थीटा के बराबर होता है? ठीक Yes, है, sir. तो स्लोप ऑफ ग्राफ को आप dy बाय dx या फिर tan थीटा से भी लिख सकते हैं। सिंपल याद रखिएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब y एक्सिस चेंज अपॉन x एक्सिस चेंज। सिंपल, इतना ही याद रखना है। अगर मैं आपसे ये ग्राफ दे दूं, पीछे वाला ग्राफ बना लिया कि नहीं एवरीवन? ड्रॉ दिस ग्राफ, हीट कर्व बना लिया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेम्परेचर कैपिटल T वर्सेस टाइम, स्मॉल t टाइम, और मैंने ये ग्राफ बना दिया, कुछ भी बना दिया, ओके। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसका स्लोप बताओ क्या होगा। स्लोप, स्लोप क्या होगा? अल्फा। तो स्लोप होगा बेसिकली क्या? अल्फा, Tangential. अल्फा, सॉरी tan अल्फा, अल्फा लिख रहा हूं, tan अल्फा। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको डेल्टा T अपॉन डेल्टा T लिख सकता हूं? Yes, sir. दैट कैन बी डन एज, ठीक है। अब मुझे ये बताया Q इज इक्वल टू क्या लिखता हूं? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T लिखता हूं? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब देखिए, मैं पीछे से मुझे पता है Q को मैं टोटल हीट को क्या पावर इनटू टाइम लिख सकता हूं? Q Yes, को जो हीट सप्लाई हो रही है पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो कैन आई राइट दिस Q एज पावर इनटू डेल्टा T? मतलब कितनी देर तक आपको टेम्परेचर दिया गया है, कितनी देर तक हीटिंग दी गई है, पावर इनटू डेल्टा T, एंड दैट विल बी इक्वल टू MC डेल्टा T। अब इसमें से मुझे स्लोप निकालना है, तो डेल्टा T बाय डेल्टा T को अगर अलग करूं तो P अपॉन MC इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन डेल्टा T आ गया। बोलो ना भाई, आया? Yes, sir. ठीक है। और इसका नाम क्या है? ये वाला टर्म क्या है? इज दिस इक्वल टू स्लोप? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. मैं आपसे बोल सकता हूं कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? P बाई MC। तो क्या मैं ये बोल देंगे पावर तो कांस्टेंट है, आप देखो Yes, sir. पावर भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट? Yes, sir. Yes, sir. जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगा स्लोप क्या होगा उतना कम, Sir. स्लोप क्या होगा? कम। तो कैन आई से मोर स्लोप लेस स्पेसिफिक हीट,
या मोर स्पेसिफिक हीट तो स्लोप क्या होगा, लेस होगा। Less. बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। मोर स्लोप लेस स्पेसिफिक हीट। स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज पूरा, m कांस्टेंट, क्योंकि हमें पावर एंड मास आर कांस्टेंट। नोट कर लिया क्या इस बात को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ओके। एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है दो लिक्विड्स का, ए और बी। स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा है, Ca इक्वल टू Cb, Ca मोर देन Cb, Ca लेस देन Cb, या फिर नन ऑफ दिस। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, स्पेसिफिक हीट के बारे में रिलेशन बताए। दो अलग अलग लिक्विड सी, फॉर एग्जांपल देयर वर टू लिक्विड, लिक्विड ए और लिक्विड बी, उनको हीट किया तो ये ग्राफ बन गया। कौन सा रिलेशन सही है, विच रिलेशन इज करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक हीट? ध्यान से पीछे की थ्योरी देखिए। Which is having more? ऑप्शन 2 ग्रेट। देखते क्या है, स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ऑफ बी। देखिए स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर। जिसका थीटा ज्यादा होगा, इसका थीटा मान लीजिए थीटा ए है और इसका थीटा क्या है, थीटा बी। स्लोप अभी मैंने आपसे देखा पीछे, वी जस्ट सॉ दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा किसका एंगल ज्यादा है, बी का। बी का एंगल ज्यादा है तो स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहना है इसे स्लोप ऑफ बी मोर देन स्लोप ऑफ ए। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज इसके बाद है dy बाय dx, और dy बाय dx इसके बराबर होगा tan थीटा के बराबर। और एक कंसेप्ट हमने ये देखा कि जितना ज्यादा स्लोप होगा स्पेसिफिक हीट उतनी कम होगी। तो स्लोप बी का ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा होगा, ए का। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, सेकंड ऑप्शन है। वेरी गुड, ग्रेट, ठीक है। चलिए तो इसके आगे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। 7:15 से मेरी दूसरी क्लास है, आगे हम इसके टॉपिक को कल क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, तब तक आप एनसीईआरटी किताब या जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको पढ़िए। ओके, वेलकम वेलकम, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट।